स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेकेंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है वो रियल लॉ है, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड वो दोनों सेकेंड लॉ से ही निकलता होता है। मतलब सेकेंड लॉ अपने आप में एक कंप्लीट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो हम समझेंगे कि आखिर सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ कैसे डिफाइन करते हैं और फिर सेकेंड लॉ से ही हम लोग थर्ड लॉ कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। अब पहले समझते हैं कि सेकेंड लॉ है क्या चीज़। सेकेंड लॉ आपको कहता है कि F इज इक्वल टू एम ए, ख्याल में आ गया। यही चीज़ मेरा सेकेंड लॉ का डेरिवेशन होता है। दो पार्ट में है, एक आपका F इज इक्वल टू आप कहते हैं कि dP अपॉन dt। ठीक है, ये भी यहाँ पर है एक तरफ और ये रहा, ये उसका स्टेटमेंट था सेकेंड लॉ, याद आया। और इसी से हम लोग डिराइव करके ये फार्मूला पर पहुंचे थे। ठीक है, तो ये जो F इज इक्वल टू एम ए है सेकेंड लॉ, इसी को कहा गया कि यही जो है ना ये रियल लॉ है। फर्स्ट लॉ को देखते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की जो कहानी है, लॉ ऑफ मोशन, वो केवल इतना ही कहता है कि अगर फोर्स नहीं होगा तब क्या क्या घटना घटी। मतलब इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, मतलब जो उसका स्पीड है, ठीक है, अगर स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है तो वो स्ट्रेट लाइन में 60 किलोमीटर पर आवर को ही मेंटेन करते रहेगा, उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो ये दोनों कंडीशन कब होगा? जब जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो जीरो होगा। मतलब F इज इक्वल टू जब जीरो होगा, ठीक है, उसी की कहानी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है। देखते हैं क्या होता है। F इज इक्वल टू हमारे पास मालूम है कि सर ma होता है, करेक्ट, सही बात है। आइए अब इस केस में F इज इक्वल टू जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। अगर मैग्नीट्यूड की बात, फिर यहाँ पर आते हैं ma। सर a क्या चीज़ है? a आपका v माइनस यू बाय टी। तो यहाँ पर हम लोग लेते हैं m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। अब सोचने वाली बात है कि m तो जीरो हो नहीं सकता, यार m कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। फिर कौन सा जीरो होगा? इसका मतलब ये होता है कि आपके पास v माइनस यू इज डिवाइडेड बाई टी, ये जीरो होगा। अब आइए, इसका मतलब है कि v माइनस यू जीरो होगा, इसका मतलब है v इज इक्वल टू यू होगा। सारा कहानी इसी में फर्स्ट लॉ का। क्या मतलब इसका निकला सर? इसका मतलब ये निकला कि अगर बॉडी रेस्ट में है तो देख रहे हैं बॉडी क्या है, वो रेस्ट में ही रहेगा क्योंकि v इज इक्वल टू यू है। और अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन इनिशियल है, तब क्या करेगा? v क्या करेगा? वो भी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। अगर ये यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये भी सेम स्पीड से इन द सेम स्ट्रेट लाइन उसको फॉलो करेगा। यही इससे ये पता चला कि हम लोग F इज इक्वल टू एम ए से कहाँ तक पहुँच गए? न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक्सप्लेन किया जा सकता है। करेक्ट, समझ गए बात आप? अच्छा जी, अब बात आती है कि सर ये जो आपका, चलिए इससे तो आपने सेकेंड लॉ से फर्स्ट लॉ डिफाइन कर दिया। ये वाला जो पोर्शन है दूसरा, जो स्टेटमेंट था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, अल्टीमेटली हम लोग के का वैल्यू 1 लिए थे, तो पता चला कि F इज इक्वल। इससे हम लोग न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का हम लोग वेरीफाई करेंगे। किसके बेस पर? F इज इक्वल टू dP बाई dt, मतलब सेकेंड लॉ में हम लोग देखेंगे। इससे क्या थर्ड लॉ बाहर आ सकता है, क्या डिराइव हो सकता है? चलिए देखते हैं। जब थर्ड लॉ का बात करते हैं तो उसमें दो चाहिए ऑब्जेक्ट, एक एक्शन होगा एक रिएक्शन होगा। तो मान लीजिए कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, लेट वन ऑब्जेक्ट इज ए और दूसरा ऑब्जेक्ट है बी, ठीक है, करता है, और बी ए पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। इसी को स्टडी करेंगे। तो हम लोग पहले लिखते हैं एफ ए बी। एफ ए बी मतलब हो गया फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी, ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी। ए ने फोर्स पर बी पर एक्सर्ट किया। जब इस पर एक्सर्ट किया फोर्स तो इसके मोमेंटम में चेंजेस आएंगे, बी में चेंज आएगा क्योंकि इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट बी को मान लीजिए कि जो चेंज इन मोमेंटम है, लेट इट बी डी पी बी अपॉन डी टी। ठीक है जी, इतना चेंज हुआ किसमें? बी में। क्यों चेंज हुआ? इसमें क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ए बी पर फोर्स लगाया। थोड़ा बड़ा सा दिखाते हैं, ये रहा ए और ये है हमारा बी। तो ए जब बी पर लगाया तो बी के मोमेंटम में भी चेंजेस इतना है। ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको हम लोग ले लेते हैं एफ बी ए
एफ बी ए क्या होगा, फोर्स exerted by B on A जब बी ए पर लगाया फोर्स, जब बी ए पर फोर्स लगाया तो ए के मोमेंटम में भी चेंजेस आएंगे। तो मान लीजिए कि वो चेंज इन मोमेंटम किसका, ऑफ ऑब्जेक्ट बी ए, अपर ए में कितना चेंज होगा, तो ये चेंज हम लोग लेंगे डी पी ए अपॉन डी टी। चलिए जी, दो चीज़ की जानकारी हमको मिल गई कि इतना चेंज इसमें आया, राइट। अब हम लोग देखते हैं टोटल फोर्स, ठीक है, टोटल फोर्स कितना होगा। टोटल फोर्स की अगर हम बात करें तो हमारा आ रहा है कितना, एफ ए बी प्लस एफ बी ए, यही तो होगा टोटल फोर्स है, ठीक है। ये इतना लगा तो टोटल जो फोर्स हमारा क्या हुआ, एफ ए बी प्लस एफ बी ए इन द सिस्टम जो वर्क कर रहा है, इसका वैल्यू कितना होगा, तो सर इसका वैल्यू हो जाएगा डी पी ए बाई डी टी और प्लस डी पी बी अपॉन डी टी, राइट। इसको हम लोग इस तरह से ले सकते हैं, डी अपॉन डी टी ऑफ पी ए प्लस पी बी। अब एक बात, पी ए प्लस पी बी सिस्टम है, इसका मोमेंटम है पी ए और इसका मोमेंटम है पी बी। कोई भी बाहर से फोर्स लग नहीं रहा है तो इसका जो सम होगा टोटल मोमेंटम वो क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, क्योंकि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है बाहर से सिस्टम पे कंबाइन टुगेदर जो इसके ऊपर करे, कोई फोर्स है नहीं। इसका मतलब कि पी ए प्लस पी बी कॉन्स्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो आप जानते हैं कि डी पी ए बाई पी बी कॉन्स्टेंट होगा, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तब जीरो हो जाएगा तो एक चीज़ आपको जानकारी है कि जब ये जीरो हो गया तो उस केस में, जब ये जीरो हो गया तो उस केस में हम लोग देखते हैं एफ ए बी प्लस एफ बी ए इज इक्वल टू हमको मिला जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए।